तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो साइंस का वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है 13 सितंबर को होने वाला है। इसका मॉडल सेट 1 को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला सवाल है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, मासिक स्राव, और ये फिर स्त्रियों में होने वाला है, यानी कि स्त्रियों में, लड़कियों में। तो इसकी अवधि क्या है, ये कितने दिनों में होता है। तो आप लोगों के जितने लोगों के भी गर्लफ्रेंड हैं वो आप लोग गर्लफ्रेंड से पूछ लीजिएगा कि ये मासिक स्राव क्या होता है। तो मासिक स्राव मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पीरियड होता है जो प्रत्येक 28 दिनों के बाद होता है, और ये पीरियड जो है ये लड़कियों में होता है, प्रत्येक लड़कियों में जिसकी आयु 12 वर्ष से अधिक है, 12 से 50 वर्ष, इसके अंदर ही होता है ये मासिक स्राव, जिसमें कि अंडाणु का निषेचन न होने के कारण वह टूटकर योनि द्वार से बाहर निकलता है, उसी को मासिक स्राव कहते हैं। और ये होता है 28 दिनों में होता है। देखिए अगला सवाल को मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। इसका जोड़ा का बात किया जाए तो ये 23 जोड़ा हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ा में तो 2 पीस होता है, इसलिए 23 जोड़ा हो जाएगा। इसको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23। अगला नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है। यानी कि नीचे दिया गया गुणसूत्र में से कौन सा बच्चों का लिंग निर्धारण नर यानी कि लड़का का निर्धारण करता है। ऑप्शन है XX, YY, XY, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किशोर अवस्था का चैप्टर या फिर जंतुओं में जनन वाला चैप्टर में पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि लड़कियों का गुणसूत्र होता है XX और लड़का का गुणसूत्र होता है XY। तो जब लड़कियों का X गुणसूत्र और लड़का का X गुणसूत्र दोनों का संयोग होता है तो XX गुणसूत्र बनता है, यानी कि लड़की का जन्म होता है। और फिर लड़की का X गुणसूत्र और लड़का का Y गुणसूत्र का जब संयोग होता है तो XY होता है, यानी कि लड़का का जन्म होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग का भी मिस्टेक हो सकता है जिंदगी में। आगे देखिए, इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है। मादा यानी कि महिला, लड़की वाला हार्मोन है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होगा, पीयूष ग्रंथि भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन में आप लोग को बता दूं कि ये लड़कियों में यौनारंभ के लक्षण को प्रदर्शित करता है। ये हार्मोन जैसे स्तनों का उभार आना, आवाज का पतली हो जाना, ये सभी क्या है, तो ये सभी लड़कियों के यौनारंभ के लक्षण होते हैं, किशोर अवस्था के। गुप्त अंगों में बाल का आना, बालों के गुच्छों का उत्पन्न होना, ये सभी लड़कियों के यौनारंभ के लक्षण हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये एक पुरुष हार्मोन है जो कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण को प्रदर्शित करता है।
और आपका जो लव वाला फीलिंग जगता है ना, ये इसी दोनों हार्मोन्स के कारण जगता है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है, इसी कारण लव का फीलिंग जगता है। एस्ट्रोजन लड़कियों में, इसी कारण दोनों में प्यार का भूत सवार हो जाता है। तो आप लोग इससे बच के रहिएगा, किताबों में ध्यान लगाइए। आगे देखिए, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है एडम सेप्पल, लैरिंक्स, थ्योरिड, इनमें से कोई नहीं। तो लड़कों के जो गला में उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं एडम सेप्पल, यानी कि कंठमणि। उसका दूसरा नाम है कंठमणि, तो उसी को बोला जाता है एडम सेप्पल। ये एडम सेप्पल इसका दूसरा नाम है। ये आप लोग देख सकते हैं फोटो पे। अगला नंबर का सवाल देखिए, निम्न से कौन प्रदीप्त वस्तु है? यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु बोला गया है, इसका मतलब जलने वाला वस्तु है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला। ऑप्शन है पत्थर, पेड़, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है। पत्थर, सूर्य, इनमें से कोई नहीं, पेड़। तो आप सभी को पता होगा पत्थर कभी जलता नहीं है। ये आदि मानव काल का बात है। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि पत्थरों पर टकराने पर चिंगारियां उत्पन्न होती है, जिससे पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया गया था। लेकिन उसका आधार पर यहाँ पर नहीं चलना है, यहाँ विज्ञान के आधार पर चलना है। पत्थर जो है ये नहीं जलता है, और ये पेड़ भी है ये भी नहीं जलता है। आग लगाने पर जलता है, लेकिन ऐसे नहीं जलेगा। लेकिन सूर्य जो है ये जलने वाला वस्तु है, यानी कि सौरमंडल का मुखिया है, जो कि हमें पूरा पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाश देता है। तो यही एक प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, जिसमें खुद का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ प्रवर्तन लिखा गया है, इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। देखिए, परावर्तन, इस परावर्तन के कितने नियम हैं? ये परावर्तन आप लोगों को बता दूं कि ये जो शीशा होता है ना, इसमें प्रकाश का किरण जब आता है तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं, इस पूरे घटना को, कि प्रकाश किरण का दर्पण से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसका कितने नियम है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो परावर्तन के जो हैं ये इस घटना के 2 नियम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नियम। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? मनुष्य का जो आंख है, मानव नेत्र यानी कि नेत्र आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। मानव नेत्र यानी कि मनुष्य का आंख में वस्तु का, किसी भी वस्तु का, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका फोटो आंख के किस भाग पर बनता है? उसका नाम यहाँ पर है, देखिए, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। देखिए, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम दृष्टिपटल है। इसी में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मानव का जो है सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, यानी कि देखने का जो सामान्य दूरी होता है उसी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। तो ये कितनी होनी चाहिए? देखिए, ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो सामान्य 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोग के चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी आप लोग का होना चाहिए अनंत, यानी कि आप लोग बहुत दूर तक देख सकते हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर से लेकिन
25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप लोग मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी वस्तु को देखते हो तो वो आप लोग को स्पष्ट नज़र नहीं आएगा, भले दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट नज़र नहीं आएगा और आप लोग का आँख भी खराब हो सकता है, जिसके कारण आँखों में दृष्टि दोष भी हो सकते हैं। इसलिए 25 सेंटीमीटर पे रख के ही 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रख के ही इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत से बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा आँख के पास रखकर फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, अपने आँख का भी ख्याल रखना है। अगला नंबर का क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। सूर्य से जो हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके कारण पूरा पृथ्वी उजाला हो जाता है, तो ये प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन है, देखिए किस कारण विभक्त होता है? प्रवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में विभक्त होता है वो वर्ण विक्षेपण घटना के कारण होता है। और ये वर्ण विक्षेपण घटना क्या होता है? तो ये होता है आप लोग का, जब एक त्रिभुज में से सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश को इस प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो इसमें से 7 अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। इसी घटना को कहा जाता है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और याद रखिएगा, इस घटना को किसने करके प्रूव किया था? तो वो न्यूटन थे, जिसमें से आप लोग को 7 रंग प्राप्त होता है। सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण विक्षेपण का घटना। त्रिभुज होता है, ये एक प्रिज्म होता है, यानी कि कांच का होता है, सब तरफ से दिखने वाला, आर पार दिखने वाला। तो यही था हम लोग का आज का वीकली टेस्ट का वायरल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।